अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर नंबर 19 पे एक लेक्चर दिया था और आज हम उस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो जैसे हमने पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें जो हमारे जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो रेडिएशन एमिट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जितने हमारे पास न्यूक्लियाई ज़्यादा होंगे उतनी डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगी। एंड नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना टाइम हम ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा जो है वो डिसइंटीग्रेशन होगी। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो डेल्टा एन नॉट डेल्टा टी होगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी की साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे लेमडा एक कांस्टेंट रखेंगे और माइनस साइन इसलिए रखेंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटी कम हो जाएगी। वेयर लेमडा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट। यहाँ पे हम लेमडा को डिके कांस्टेंट कहते हैं। एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल। ये नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करेगा। यानी ये हर मटेरियल के लिए मुख्तलिफ होगा। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर फैक्टर्स। और दूसरे फैक्टर पे ये डिपेंड नहीं करेगा। दूसरे फैक्टर जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इन पे ये डिपेंड नहीं करेगा। अब हम समझेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड एक्टिविटी। यानी एक सेकंड में कितनी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, एक सेकंड में कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, इसको कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी का फार्मूला होता है A इज इक्वल टू लेमडा एन नॉट। और लेमडा जो है ये डिके कांस्टेंट है। देखें, अगर लेमडा का वैल्यू ज़्यादा होगा इसका मतलब है एक्टिविटी फास्ट होगी। अगर लेमडा का वैल्यू कम होगा तो इसका मतलब है एक्टिविटी स्लो होगी। ये जो लेमडा है इसका वैल्यू, इसका यूनिट जो होता है वो पर सेकंड होता है। ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी का जो एसआई यूनिट होता है हम उसको बेक्यूअल कहते हैं या उसका दूसरा यूनिट क्यूराई भी हो सकता है। ठीक है। द एक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट। देखें, एक्टिविटी जो होती है वो शुरुआत में ज़्यादा होती है पर ये आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोनेंशियली कम हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्टिविटी, ये आप अगर समझें, ये टाइम है और ये एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती जाती है एक्सपोनेंशियली। तो हम कहते हैं द एक्टिविटी इज नॉट कांस्टेंट बट डिकेज एक्सपोनेंशियली। और एक्टिविटी फाइंड करने का फार्मूला भी है A इज इक्वल टू A नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। ये जो E लग रहा है इसका मतलब है कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। यानी शुरुआत में एक्टिविटी ज़्यादा होगी और बाद में एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाएगी। ये इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ज़्यादा होते हैं पर आहिस्ता आहिस्ता नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होते जाते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? द टाइम ड्यूरिंग विच रेडियो एक्टिव मटीरियल डिकेट्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। यानी वो टाइम जिस टाइम के दौरान न्यूक्लियाई जो है वो हाफ ऑफ अमाउंट तक डिके हो जाए। सपोज करें अगर एक रेडियो एक्टिव मटीरियल है उसके हमारे पास 100 ग्राम्स हैं। ठीक है। शुरुआत में रेडियो एक्टिव मटीरियल हमारे पास 100 ग्राम है पर अगर हम 1 घंटे के बाद देख रहे हैं वो 50 ग्राम बाकी है तो इसका मतलब है 1 आवर जो है वो उसका हाफ लाइफ है। यानी हाफ लाइफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें वो आधा डिके हो जाता है। तो द टाइम ड्यूरिंग विच रेडियो एक्टिव मटीरियल डिकेड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज नोन एज द हाफ लाइफ टाइम। देखें, हाफ लाइफ टाइम में और डिके कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है कि हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय डिके कांस्टेंट। ये फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, जितना डिके कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा उतनी एक्टिविटी फास्ट होगी और उतना हाफ लाइफ टाइम कम होगा। डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ टाइम कम होगा। इसलिए मैंने लिखा है ग्रेटर द हाफ लाइफ टाइम लो विल बी द डिके कांस्टेंट। अगर हाफ लाइफ टाइम बड़ा है तो डिके कांस्टेंट कम होगा
होगा, अगर डिके कांस्टेंट बड़ा है तो हाफ लाइफ टाइम जो है कम होगा। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडान, रेडान का जो हाफ लाइफ टाइम है वो 3.8 डेज है। इसका मतलब है रेडान जो है वो जल्दी डिके हो जाता है। जबकि अगर आप हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियम देखेंगे तो रेडियम का जो हाफ लाइफ टाइम है वो 1600 ईयर्स है। इसका मतलब है रेडियम जो है वो स्लोली डिके होता है, इसकी एक्टिविटी स्लो होगी, इसका डिके कांस्टेंट भी स्लो होगा क्योंकि इसका हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है। ये बात याद रखिएगा कि कार्बन जो हमारे पास होता है जिसको हम C14 कहते हैं, ये कार्बन का वो आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव है और इसका जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो 5730 ईयर्स होता है। ये आपको याद भी रखना चाहिए, कभी कभी आपसे टेस्ट में पूछ सकते हैं। अब ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं इन पे कुछ हम MCQs करेंगे, तो यहाँ फोकस करें। MCQ से द डिके कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो जो डिके कांस्टेंट होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, प्रेशर पे भी डिपेंड नहीं करता, पर वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। इसलिए हम कहेंगे A और B इन दोनों पे ये डिपेंड नहीं करेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 5 डेज। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसका हाफ लाइफ टाइम 5 डेज है। इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में इट विल डिके टू इट्स 25%। देखें अब आप ऐसे करेंगे, देखें शुरुआत में ये 100% होगा जब इसको एक हाफ लाइफ गुजरेगी। एक हाफ लाइफ मतलब इसको जब 5 डेज गुजरेंगे, एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो बाकी ये क्या बचेगा, तो बाकी ये बचेगा 50%, क्योंकि 50 तक डिके हो जाएगा। जब एक दूसरी हाफ साइकिल गुजरेगी, यानी जब 10 दिन होंगे तो इसकी दूसरी हाफ लाइफ आएगी और ये बचेगा बाकी 25%। तो इसका मतलब है इसको 25% तक आने के लिए 2 हाफ लाइफ्स लगेंगी और एक हाफ लाइफ का टाइम 5 साल है, तो हम कहेंगे ये 10 साल के बाद जो है बाकी 25% बचेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है अ रेडियो एक्टिव सैंपल कंटेन 64 ग्राम्स, इफ इट्स हाफ लाइफ टाइम इज 3 डेज, हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 9 डेज। तो हम कहेंगे अगर इसको अगर 3 डेज गुजरेंगे, इसका मतलब है इसकी एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये बचेगा 32 ग्राम्स, ठीक है। और अगर इसको दूसरी हाफ साइकिल होगी, यानी जब इसको 6 डेज गुजरेंगे तो इसकी दूसरी इसकी जो है हाफ लाइफ हो जाएगी और ये बचेगा 16 ग्राम्स, ठीक है। और जब इसकी तीसरी हाफ लाइफ होगी, यानी 9 डेज जब इसको होंगे तो इसकी तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी और तीसरी हाफ लाइफ में ये बाकी बचेगा 8 ग्राम, यानी 3 डेज गुजरने के बाद वो 64 से 32 होगा और फिर दूसरे 3 दिन गुजरने के बाद वो 32 से 16 पे आ जाएगा, फिर तीसरे 3 दिन गुजरने के बाद वो 16 से 8 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब है 9 डेज के बाद वो 8 ग्राम बचेगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, एट स्टार्टिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ सैंपल। शुरुआत में 100 ग्राम थे। इफ 16 डेज आफ्टर, 16 दिन के बाद इट लेफ्ट ओनली 25 ग्राम्स, फाइंड इट्स हाफ लाइफ टाइम। तो बहुत आसान है। अब आप देखें शुरुआत में ये 100 था, ठीक है। जब ये शुरुआत में 100 है और जब इसकी एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये होंगे 50 ग्राम। जब इसकी दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये होंगे 25 ग्राम। तो आपने देखा ये अब कितना बचा है, 25 ग्राम। इसका मतलब है इसको कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, 2, और 2 हाफ लाइफ का पीरियड कितना दिया गया है, 16 डेज। इसका मतलब है एक हाफ लाइफ जो है वो कितनी होगी, तो एक हाफ लाइफ जो है वो 8 दिन की होगी। इसलिए हम कहेंगे इसका हाफ लाइफ जो टाइम है वो 8 डेज होंगे। दोबारा देख लें, अगर वो पहले 100 ग्राम था और 16 दिन के बाद वो 25 ग्राम बचा है, इसका मतलब है उसको 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं। अगर एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 100 से 50 होगा, दूसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 50 से 25 होगा। अब ये जो 2 हाफ लाइफ गुजरी हैं इनकी ड्यूरेशन 16 डेज रही है। इसका मतलब है इसका हाफ लाइफ जो है वो 8 डेज है, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा।
अब ये क्वेश्चन देखें जो आपके पास पेपर में भी आया है, The C14 to C12 ratio in certain piece of wood is 25% less than that of atmosphere. देखें हम C14 की मदद से किसी भी स्पेसिमेन की एज कंफर्म करते हैं। तो होता क्या है कि शुरुआत में जब शुरुआत होती है तो जितना रेशो C14 का होता है उतना ही रेशो C12 का होता है, पर जैसे ही डेज गुजरते जाते हैं तो C14 का अमाउंट कम होता जाता है और C12 का अमाउंट तो सेम रहता है, क्योंकि C14 जो है वो एक रेडियो एक्टिव है, वो कम डिके होता जाता है। तो ये कह रहा है the C14 to C12 ratio in certain piece of wood is 25% less than that of atmosphere। देखें ये रेशो जो है वो 25% लेस है, यानी इसका मतलब है कि आपका जो C14 है वो आधा अभी तक डिके नहीं हुआ है। 25% लेस है, मतलब ये 50% भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि C14 की जो है उसको एक हाफ लाइफ नहीं हुई है। अगर उसको एक हाफ लाइफ होती ना तो रेशो बन जाता 1/2। जब रेशो 1/2 बन जाता तो हम इसको कहते हैं 50% कम हो गया है, पर यह कह रहा है कि सिर्फ 25% कम हुआ है। इसका मतलब है कि इसको एक हाफ लाइफ नहीं गुजरी है। जब इसको एक हाफ लाइफ नहीं गुजरी है तो इसका मतलब है इसकी एज जो होगी वो 5730 जो ईयर्स हैं उससे कम होगी। तो इसका ऑप्शन होगा लेस देन 5730 ईयर्स, इसका ऑप्शन बी होगा। तो आप ये नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? तो हमें पता है कि ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ है। तो हम कहते हैं जब हम किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, अगर हम उनका मास सम करेंगे वो मास ज़्यादा आता है और न्यूक्लियस का मास जो है उनके मास के सम से कम आता है। यानी कंस्टिट्यूंट्स जो होते हैं उनका जब हम मास सम करेंगे वो ज़्यादा आएगा और न्यूक्लियस का मास जो है वो कम आएगा। तो इस डिफरेंस को हम कहते हैं मास डिफेक्ट। So the mass of nucleus is always less than the sum of masses of its constituent. This difference is called the mass defect. और मास डिफेक्ट हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूंट हैं उनका मास सम करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे तो वो हमें Z से पता चलेगा। तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो हम जब मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल प्रोटॉन्स का मास होगा। और एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, A-Z, यहाँ से न्यूट्रॉन्स का मास मिलेगा। ये दोनों मासेस सम करके फिर हम इसमें से न्यूक्लियस का मास निकालेंगे, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा हम उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास डिफेक्ट क्यों होता है? तो हम कहते हैं कि जब न्यूक्लियस मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं तो उस टाइम एक एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक्चुअली कहाँ से आती है? तो हम कहते हैं, जैसे आपने अभी देखा, अभी सुना कि भाई न्यूक्लियस का मास जो होता है वो कम होता है, उनके कंस्टिट्यूंट का मास ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं वो मास कहाँ चला गया? तो वो मास अकॉर्डिंग टू इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा mc², वो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। तो जब भी न्यूक्लियस मिलके न्यूक्लियस बनाएंगे तो उस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और ये एक फैक्ट है कि जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए। तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन न्यूक्लियन फॉर्म अ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियन मिलके न्यूक्लियस बना रहे थे उस टाइम जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको भी हम बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे? A इज इक्वल टू डेल्टा mc²। ये डेल्टा m जो है वो मास डिफेक्ट है। पहले हम मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको c² से मल्टीप्लाई करेंगे। या एक हमारे पास रूल है, ये जो मास डिफेक्ट है ये हमेशा AMU में दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, 931.5
931.5 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मास डिफेक्ट। जितना भी मास डिफेक्ट होगा वो हम 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी, क्योंकि 1 AMU से जो एनर्जी मिलती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे पैकिंग एनर्जी। तो पैकिंग एनर्जी क्या होती है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड द पैकिंग एनर्जी। यानी सपोज करें जैसे हमारे पास ड्यूट्रम है, ड्यूट्रम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 2.2 है, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम इसकी पैकिंग एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो पैकिंग एनर्जी कैसे मिलेगी, जितनी भी बाइंडिंग एनर्जी है इसको हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2 हैं तो हम कहेंगे 1.1 होगा। तो ये जो पैकिंग एनर्जी है ये क्या है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड द पैकिंग एनर्जी। जितनी पैकिंग एनर्जी ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर पैकिंग एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस स्टेबल हमारा कम होगा। पैकिंग एनर्जी इज ग्रेटर फॉर आयरन। सबसे जो न्यूक्लियस स्टेबल है ना वो आयरन का है। आयरन की पैकिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है, आई थिंक 8.8 है, और उसके बाद फिर कोबाल्ट की है, फिर निकल की है। ये 3 न्यूक्लियस ऐसे हैं जो पूरी पीरियोडिक टेबल में स्टेबल होते हैं। पैकिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको याद रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्यू एनर्जी ऑफ रिएक्शन। देखें, जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो या तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है या तो हमें एनर्जी मिलती है। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी इमिट आउट हुई या जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई उस एनर्जी को कहते हैं क्यू एनर्जी ऑफ रिएक्शन या क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। So the amount of energy released or required for a nuclear reaction is called Q energy of reaction या Q value of reaction। अगर आपके रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो एनर्जी जहाँ से हमें मिलती है, जहाँ से एनर्जी इमिट आउट होती है, तो इस केस के लिए Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा। पर अगर ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ रही है तो उनको एंडोथर्मिक कहते हैं और उनका Q वैल्यू जो है नेगेटिव होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन से लॉज हैं फिजिक्स के जो एप्लीकेबल होते हैं। तो लॉज रिमेन्स कंजर्व्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नंबर, यानी टोटल चार्ज जो पहले होंगी और टोटल चार्ज जो बाद में होंगी वो सेम रहेंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये प्लूटोनियम है, ये अल्फा इमिशन कर रहा है, और प्लूटोनियम जब अल्फा इमिशन कर रहा है तो वो यूरेनियम में 235 में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ चार्ज नंबर देखेंगे तो चार्ज नंबर यहाँ पे 94 है और यहाँ पे चार्ज नंबर भी 94 है। इसका मतलब है चार्ज नंबर जो है वो कंजर्व है। उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नंबर। तो यहाँ पे देखें मास नंबर 239 है और यहाँ पे भी 235 + 4 239 हो गया, तो इसका मतलब है मास नंबर भी यहाँ पे कंजर्व है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे एनर्जी भी जो है वो कंजर्व रहेगी, यानी इस रिएक्शन के दौरान हमें एनर्जी मिल सकती है। तो वो एनर्जी कहाँ आएगी, कहाँ से आएगी, तो जब हम इन दोनों का मास का सम करेंगे तो इनका मास जो होगा वो कम होगा और इसका मास जो होगा वो ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे बाकी का जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, या हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो भी एप्लीकेबल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे आप आगे जाके पढ़ेंगे या हम आपको अभी बता देते हैं कि जब बीटा इमिशन होती है ना, तो बीटा इमिशन, ये देखें अगर यहाँ पे बीटा इमिशन हो रही है और ये एक डॉटर बन रहा है, ठीक है, बीटा अगर पॉजिटिव इमिशन होगी ना तो इसके साथ एक पार्टिकल इमिट होता है जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं। न्यूट्रिनो एक वो पार्टिकल होता है जिसका मास निग्लिजिबल होता है और ये तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। ये पार्टिकल जो मिसिंग एनर्जी होती है या जो मिसिंग मोमेंटम होता है उसकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है, यानी मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये पार्टिकल जो है वो इमिट आउट होता है। इस तरीके से जब बीटा
नेगेटिव इमिशन होती है। तो बीटा नेगेटिव इमिशन में जो हम कहते हैं एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है, ये न्यूट्रिनो इमिट होगा। जब बीटा पॉजिटिव इमिशन होगी तो उसमें न्यूट्रिनो इमिट होगा, और जब बीटा नेगेटिव इमिशन होगी तो उसमें एंटी न्यूट्रिनो इमिट होगा। ठीक है, हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, ऐसे न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल जो है वो एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो आज के लेक्चर में आप ये नोट कर लें। बाकी इस चैप्टर पे हम एक लेक्चर देंगे जिसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो इंशाल्लाह हम ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।